फ्रेंड्स, ये स्टोरी का अंतिम भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। निक्की ने आयुष को बोला, खुद को संभालो आयुष, जानवी के साथ जिसने भी ऐसा किया है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आयुष ने जानवी को इतने दिनों बाद देखा, वो भी इस हालत में जिसकी वजह से आयुष को बहुत दुख हो रहा था। उसे खुद को संभालना भी मुश्किल हो रहा था। एक पल के लिए वो भूल ही गया कि वो एक पुलिस है। आयुष और निक्की दोनों जानवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर जो आदमी जानवी को अस्पताल में लेके आया था उससे बहुत कम जानकारी मिली। कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं था। आयुष के मन में जानवी के इस हालत का जिम्मेदार उस इंसान के लिए बहुत गुस्सा और उसे सजा देने के लिए मन में एक ज्वाला सी उमड़ रही थी। जब तक जानवी ना बताए तब तक कुछ भी मालूम नहीं कर सकते थे। आयुष से निक्की ने घर जाने को बोला। आयुष ने घर जाने से मना कर दिया। आयुष ने बोला, जब तक जानवी को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। निक्की भी दिल्ली नहीं गई, वहीं आयुष के साथ अस्पताल में ही बैठी थी। आयुष जानवी के पास ही बैठा था। उसके आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं सूख रहे थे। निक्की आयुष के लिए कॉफ़ी लेके आई। कॉफ़ी देते हुए आयुष के कंधे पर हाथ रखकर बोली, आयुष, हम मिलकर सब ठीक करेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात के करीब 2:30 बजे जानवी को होश आया। जानवी बड़बड़ा रही थी, मुझे छोड़ दो। निक्की डॉक्टर को बुलाने चली गई। आयुष ने जानवी का हाथ पकड़ा और बोलने लगा, जानवी, मैं आयुष, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानवी ने जब आंखें खोल सामने आयुष को देखा तो वो चौंक गई। आयुष से अपना हाथ छुड़ाकर रोते हुए बोली, नहीं आयुष, मैं वो जानवी नहीं। जानवी का चेहरा और जानवी दोनों खराब हो गई हैं। मुझे मत छुओ, सब कुछ बदल गया, सब खत्म हो गया है। उन लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरा परिवार, मेरा सम्मान, सब कुछ छीन लिया। आयुष ने बोला, नहीं जानवी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरे लिए तुम बिल्कुल नहीं बदली, जैसे पहले थी वैसे ही अब भी हूँ और हमेशा रहोगी। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, मुझे माफ़ कर दो। मेरे होते हुए तुम्हारी यह हालत हुई, मैं बहुत बुरा हूँ। आयुष जानवी को गले लगाकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी निक्की डॉक्टर और नर्स के साथ वहाँ पहुंची। आयुष और जानवी को गले लगा देख वो समझ गई थी कि दोनों के बीच अभी भी बहुत प्यार है। डॉक्टर ने जानवी का चेक किया और दवाई देने के लिए नर्स को बोल दिया। डॉक्टर ने बोला, अब आप इनका बयान ले सकते हैं। निक्की ने जानवी को गले लगाया और बोला, कहाँ चली गई थी जानवी? आयुष कितना परेशान था तुम्हारे लिए। निक्की और आयुष दोनों जानवी के पास बैठे और जानवी से सारी बातें बताने को बोला। जानवी ने बताना शुरू किया। उस दिन जब सनाया को देख गुस्से में घर आ गई, थोड़ी ही देर में जब गुस्सा शांत हुआ तब बहुत पछतावा हुआ। मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। मैंने सोचा अगले दिन एयरपोर्ट पर पहुंचकर तुम्हें सरप्राइज दूंगी। मैं जब एयरपोर्ट के लिए ऑटो से निकली तब कुछ दूरी पर एक और औरत ने ऑटो से लिफ्ट ली। हम दोनों ऑटो में थे। बातों से पता चला वो वकील है। उनका नाम सल्ला था। मैंने भी वकालत पढ़ी थी तो हम दोनों बातें करने लगे। वो किसी केस के लिए दिल्ली जा रही थी, वो भी तुम्हारी ही फ्लाइट से जाने वाली थी। हम दोनों एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक बाइक पर 2 लोग सवार हमारे ऑटो के बगल में ही बाइक चलाने लगे। उन दोनों के मुंह कपड़े से ढके थे। बाइक के पीछे बैठे आदमी ने बंदूक से हमारे साथ वाली सल्ला मैम को गोली मार दी। ऑटो वाले ने तुरंत ऑटो रोका। हमने और सल्ला मैम दोनों ने अपना मोबाइल हाथ में ही रखा था। गोली लगने के बाद जब हम सल्ला मैम को संभाल रहे थे तो हम दोनों के मोबाइल नीचे गिर गए। बाइक वाले को शायद सल्ला मैम का मोबाइल चुराना था, पर दोनों मोबाइल देख उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो दोनों मोबाइल लेकर चला गया। इन सब में जब वो मोबाइल उठा रहा था तब उसके चेहरे पर से कपड़ा गिर गया था। मैंने उसे अच्छे से देखा था। साथ ही हमने बाइक का नंबर देखकर याद कर लिया था और उसे बहुत करीब से देखा था। हमने ऑटो वाले से अस्पताल चलने को कहा। वो भी डरा हुआ था, फिर भी उसने हमारी बहुत मदद की। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से सारी बात बताई और पुलिस को जानकारी दी। मैं उस समय एक गवाह थी, इसलिए मुझे थोड़ा भी समय नहीं मिला तुम्हें किसी और फ़ोन से कॉल करने का। मैंने जो कुछ देखा था
वो सब बता दिया। पुलिस के अनुसार वो एक नामी मुजरिम है। वो जिसके लिए काम करता है उसका केस दिल्ली में चल रहा था। उसके खिलाफ कत्ल के बहुत से केस चल रहे थे। ये सरला वकील उसके खिलाफ लड़ रही थी। अस्पताल में डॉक्टर ने सरला मैम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस की पूछताछ के बाद हम घर जाने के लिए निकले। तभी हमारे पीछे वो दोनों मुजरिम बाइक से पीछा करने लगे। वो हमारे बिल्कुल सामने आ गए और हाथ में तेजाब लिए बोल रहे थे, हमारे खिलाफ बोलेगी, ऐसा बोल। जैसे ही उन्होंने वो तेजाब हम पर डाला, हम भागने के लिए मुड़े, पर तब तक मेरे चेहरे के बाईं ओर के हिस्से पर तेजाब पड़ चुका था। हम चिल्लाने लगे, वो वहां से भाग गए। हम लगभग 15 से 20 मिनट तक चिल्लाते रहे पर कोई मदद को नहीं आया। फिर रिक्शे वाले ने मुझे वहां देखकर मेरी मदद की और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में पुलिस और मेरे चाचा चाची और उनकी बेटी करुणा आई थी। चाची जी हम पर बहुत गुस्सा कर रही थी। वो बोल रही थी, भैया भाभी चले गए और ये मुसीबत हमें दे गए। वो मुझे अक्सर इस प्रकार की बातें बोला करती थी। उन्होंने चाचा जी से पुलिस केस के लिए मना करते हुए बोला, आज जानवी के साथ ऐसा किया है, उन्होंने कल अगर मेरी बेटी करुणा के साथ करेंगे तो। नहीं नहीं, हमें कोई पुलिस केस नहीं चाहिए। पुलिस ने बोला, जी ये तो पहले से ही एक गवाह है, जब तक ये खुद नहीं बोलती कुछ ये केस कानूनी होगा। मैं करीब 15 मिनट बाद बोलने की दशा में हुई। मैंने उनके खिलाफ केस करवाया। आईपीसी की धारा 326 गंभीर रूप से जख्मी करना के तहत मुझ पर जो हमला हुआ और धारा 506 धमकी देने और सरला मैम को मारने के लिए धारा 302 के और भी ऐसे तहत केस फाइल हुआ। इन सब से बस अकेले मैं ही थी, परिवार वाले साथ नहीं थे। लगभग 1.5 महीने बाद मैंने जब खुद को आईने में देखा तो मैं खुद को संभाल नहीं सकी। मेरे आंखों के सामने बस आयुष तुम ही थे। मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी तुम्हारे सामने आने की, तुमसे बात करने की। इसलिए मैंने एक खत लिखकर तुम्हारे घर के लेटर बॉक्स में डाल दिया। केस लड़ना बहुत मुश्किल था। वो बहुत बड़ा मुजरिम नान इंदर था। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। फिर भी हमने हिम्मत करके लड़ते रहे, पर हम केस हार गए। मेरी वकील सतीश चंद्रा ने उस केस को और मजबूत कर दिल्ली हाई कोर्ट में डालने की कोशिश के लिए बोला। तब तक के लिए उन्होंने मुझसे अपनी सुरक्षा खुद करने को कहा। वो छूट कर बदला जरूर लेगा। केस के शुरू होने से इन सब में 9 महीने से भी ज्यादा का समय लग गया था। मैंने अपने परिवार का साथ देहरादून छोड़ने का फैसला किया और बिना किसी को बताए नोएडा आ गई। सतीश चंद्रा को हम पीसीओ से फोन करते थे। उन्होंने बताया केस अदालत में दर्ज हो गया है और 1 हफ्ते बाद अदालत में तुम्हें आना है। इंदर के आदमियों ने मेरी खोज शुरू कर दी और एक दिन में जब मैं मुंह पर कपड़ा बांधे पीसीओ से सतीश चंद्रा से बात करके घर के लिए निकली, तब इंदर के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। वो मुझे बहुत अजीब सी जगह ले गए। वहां इंदर आया। उसने बोला, तुझे पहले ही मार देना चाहिए, और उसने मुझे बहुत यातनाएं दी। एक दिन मौका मिल गया, वो मुझे बेहोश कर वैन से कहीं दूसरी जगह ले जा रही थी। रास्ते में मुझे होश आया तो वैन रुकी हुई थी। वो सब वैन से बाहर किसी से बहस कर रहे थे। मैं वहां से भागकर एक कार वाले आदमी से मदद मांगी। उसके बाद मुझे याद नहीं मैं यहाँ कैसे आई। ये सब सुन आयुष को इंदर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आयुष ने बोला, कुछ भी हो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। निक्की ने भी आयुष का समर्थन करते हुए कहा, अब इंदर के पाप का घड़ा भर गया है, उसके कर्मों की सजा उसे जरूर मिलेगी। जानवी ने कहा, मेरी इस लड़ाई में मेरे घर वालों में से कोई भी साथ नहीं देगा। आयुष ने जानवी का हाथ पकड़ते हुए बोला, पर मैं हूँ और मैं वादा करता हूँ इंदर को सजा जरूर मिलेगी। निक्की ने जब आयुष और जानवी को हाथ पकड़े देखा तो वो मायूस हो गई, पर हिम्मत करके अपना हाथ दोनों के हाथ के ऊपर रखते हुए बोली, मैं भी साथ हूँ। जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, तुम्हें इंसाफ दिला के रहेंगे। सुबह जब आयुष के मोबाइल पर उनके पापा का फोन आया तो वो निक्की की तरफ देखने लगा। निक्की आयुष के चेहरे को देख समझ गई घर वाले शादी की तारीख के लिए पूछ रहे हैं। आयुष निक्की को इस तरह देख रहा था मानो वो उससे इजाजत मांग रहा हो, जानवी की मदद और उसका साथ देने के लिए। निक्की और आयुष एक दूसरे को देखते रहे। मोबाइल बजता रहा और कॉल भी कट गई। तब निक्की का मोबाइल पर निक्की के परिवार वालों का फोन आया। निक्की के आंखों में आंसू भरे हुए थे। निक्की ने फोन उठाया और पापा को नमस्ते करते हुए बोली, पापा हम दोनों को इस साल इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल सकेगी कि शादी हो सके। अगले साल की कोई तारीख देख लेना।
इन सब बात का पता जानवी को नहीं था। आयुष ने निक्की को गले लगाकर थैंक यू बोलते हुए बोला, तुम मेरे बिना कुछ कहे सब समझ जाती हूँ। निक्की बोली, बचपन से तुम्हें जानती हूँ, समझती हूँ। निक्की दिल्ली के लिए निकल गई। वहां पहुंचकर इंदर के खिलाफ केस दर्ज किया। उस पर पहले से ही बहुत केस चल रहे थे। जानवी की सुरक्षा के लिए आयुष ने निक्की से जानवी को अपने पास रखने का सुझाव दिया। निक्की और जानवी एक साथ रहने लगे। निक्की जानवी को बीते कल से बाहर निकलने के लिए हर सार्थक प्रयास करती, पर जानवी तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गई। निक्की ने जानवी को अपने और आयुष की बचपन की शरारत भरी फोटो दिखाई। तब जानवी ने निक्की से पूछा, निक्की, तुमने इतने साल एक साथ रहे तो क्या तुम्हें कभी आयुष से प्यार नहीं हुआ? निक्की ने नजरें झुकाकर बोला, हाँ, दोस्तों में प्यार तो रहता ही है, तभी तो दोस्ती इतनी लंबी चलती है। निक्की बोली, मैं खाना लगाती हूँ। जानवी ने निक्की का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए पूछा, निक्की, तुम भी जानती हो मैं क्या पूछ रही हूँ। मैं नहीं चाहती आयुष मेरी परेशानी के कारण परेशान हो। उसकी भी जिंदगी है। मैं अपनी वजह से आयुष को परेशान नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छी लड़की पाने योग्य है, मैं उनके लायक नहीं। निक्की जानवी से बोली, जो समय के साथ बदल जाए वो प्यार नहीं मौसम होता है। तुम ये सब छोड़ के इंदर के केस के बारे में बताओ। तुम भी वकील हो, इस केस में हम सबको मिलकर इंदर को हराना। इंदर पर चल रहे पहले से ही केस के लिए कोर्ट में सुनवाई थी, क्योंकि जानवी का केस नोएडा में दर्ज हुआ था तो आयुष भी केस के लिए कोर्ट आया था। जानवी को गवाही के लिए बुलाया गया, जहां जानवी के बलात्कार और तेजाब से हमले के बारे में बताया गया। जानवी से पूछे गए हर सवाल जानवी को बहुत तकलीफ दे रहे थे। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी। इंदर के खिलाफ केस मजबूत था, फिर भी इंदर कोर्ट के बाहर यही बोलता कि मुझे बचाने वालों की कमी नहीं है, देख लेना मैं बच निकलूंगा। हर रोज अखबार में जानवी और इंदर के केस के बारे में खबर छपती रहती। एक रोज अखबार में जानवी के लिए एक पत्रकार ने कुछ ऐसी लाइन लिखी जैसे जानवी पर बीतने वाले सारे दर्द को शब्दों में जुबान मिल गई हूँ। एक चीख, किसी ने उस पल उसके दर्द को सोचा ना होगा, जिस पल उन दरिंदों ने उसे जानवरों की तरह नोचा होगा। छिल गई होगी जिस्म के साथ आत्मा भी उसकी, इस कदर उन दरिंदों ने उसके मन को खरोचा होगा। दर्द से वो ना जाने कितना चीखी और चिल्लाई होगी उन दरिंदों ने जब उसे अपनी हवस की बलि चढ़ाई होगी। अस्मिता को उसकी अपने खंजर से करके तार तार सोए रहते हैं सब, जब वो करते हैं दरिंदगी की हद पार। धार बन आंखों से उसके बह रहे होंगे सैलाब अनेक, रौंदे होंगे कदमों तले जब उसके देखे ख्वाब हरेक। सोचा ना होगा रूबरू होंगे दरिंदे वेश इंसान का लेख। लाचार थी वो जब चल रहा था दानों का खेल। पाला था उस माँ ने उसे, बड़े प्यार से सहलाया था। उस कोमल कली को उन दरिंदों ने तेजाब से नहलाया था। घुटन सी हो रही होगी उसे अपने ही तन बदन में, क्या त्याग दूं इस देह को, सोच रही होगी अपने मन में। बेटी होने की सजा मिली उसे क्या, सोच के मन घबराया है। एक बार फिर लोगों ने उसके लिए दया के दीप जलाया है। कांप गई है कलम मेरी भी, दर्द लिख ना सकूंगी, तेरा हो गई है हद बहुत, अब हो जाए इंसाफ का सवेरा। जानवी और निक्की घर पर ही थी, तभी निक्की के घर से फोन आया। निक्की उस समय नहा रही थी। तब जानवी ने फोन उठाया। वो निक्की की माँ बोल रही थी। जानवी ने अपने बारे में बताते हुए बोला, मैं निक्की की सहेली बोल रही हूँ। निक्की की माँ ने बोला, बेटा तुम्हें निक्की को समझाओ कि मैं कब से कह रही शादी कर ले, पर ये और आयुष तो अपनी सगाई के बाद शादी के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। जानवी आयुष का नाम सुनकर चौंक गई। वो बोली, आयुष? तब निक्की की माँ ने बताया, हाँ बेटा, वो निक्की के बचपन का दोस्त है। जानवी ने उनसे बोला, ठीक है मैं समझाऊंगी। इतना बोल उन्होंने फोन रख दिया। निक्की जब तौलिए से बात सुखाती हुई आई तो जानवी ने निक्की को बधाई देते हुए बोला, सगाई की बधाई हो, तुम्हारी माँ का फोन था। निक्की चौंक गई। निक्की ने कहा, वो जानवी, हम तुम्हें सब बताने वाले थे, पर वो। जानवी ने कहा, पर क्या? तुम्हें क्या लगा ये सुनकर मैं टूट जाऊंगी, खुद को खत्म कर दूंगी? इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। दो लोगों के प्यार का मतलब दोनों का मिल जाना तो नहीं होता है ना। मैं खुश हूँ तुम दोनों के लिए। इतना बोल जानवी अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके रोने लगी। निक्की ने जब बात करना चाहा तो जानवी ने कहा, कुछ देर अकेला छोड़ दो मुझे। निक्की ने आयुष को फोन कर सारी बात बताई। आयुष ने कहा, ये तो होना ही था, कल मिलते हैं, मिलकर समझाएंगे दोनों।
निक्की ने जानवी से बार बार कमरे का दरवाज़ा खोलने को कहा, पर जानवी ने अंदर से मैं ठीक हूँ, सुबह बात करेंगे, इतना बोल दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन आयुष निक्की के घर आया। जानवी ने जब आयुष को देखा तो अपनी उदासी छुपाने के लिए मुस्कुरा कर बोली, अरे वाह, आज सुबह सुबह अपनी मंगेतर से मिलने आए हो। अब जल्दी से दोनों लोग शादी कर लो। सगाई के बाद इतना समय लगाना ठीक नहीं है। पहले तो मैं सजा दूंगी, ये खुशखबरी क्यों छुपाई मुझसे। निक्की और आयुष बस चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। आयुष ने जानवी का हाथ पकड़ उसे अलग कमरे में ले गया और अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा ऊपर करके बोला, मुझे माफ़ कर दो जानवी, मैंने बस तुमसे ही प्यार किया, पर तुम्हारा खत मिलने के बाद मुझे लगा तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। निक्की ने मेरा बहुत साथ दिया है, इस तरह उसका हाथ छोड़कर मैं उसके साथ और प्यार को आघात नहीं कर सकता था। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, पर जो जगह निक्की को दे दी है वो उससे नहीं छीन सकता। जानवी रोते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ, सब कुछ बदल गया, मैं पहले जैसी नहीं रही, ना मेरा चेहरा ना ही मैं। हम जैसी लड़कियों को कोई दया तो दिखा सकता, पर अपना नहीं सकता। तुम दोनों मेरे इंसाफ की लड़ाई में साथ दे रहे हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे अपने ही मुझे छोड़ चुके हैं। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। आयुष ने कहा, ये क्या बोल रही हूँ मैं? अगर तुम्हें नहीं अपना पा रहा, इसका मतलब तुम्हारी अब की दशा नहीं है। तुम जैसे पहले थी मेरे लिए अभी भी वैसी ही हूँ। अभी के हालात इस तरह नहीं कि मैं तुम्हें समझा सकूं। जानवी ने बोला, आयुष तुम बस एक बार बोल दो, मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे शादी नहीं करना चाहते। आयुष उलझ गया था। आयुष का जवाब सुनने के लिए जानवी के साथ निक्की भी इंतजार कर रही थी। निक्की ये सब बातें कमरे के बाहर से सुन रही थी। तभी निक्की को फोन आया। निक्की को जो खबर मिली फोन पर, उसे सुनकर वो चौंक गई। आयुष को आवाज लगाते हुए निक्की ने बताया, वो वकील सतीश चंद्रा जो हमारा केस लड़ रहे थे, उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जानवी ने कहा, पहले भी जो वकील थी उन्हें चंद्र ने मरवा दिया था। इंदर से हम कैसे जीतेंगे? उसके डर से कोई वकील भी उसका केस नहीं लेगा। सभी लोग इस बात को परेशान हो गए। तभी निक्की ने आयुष को बोला, वकील तो है हमारे पास। आयुष निक्की की तरफ देखने लगा। तब निक्की जानवी की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे नहीं लगता जानवी से अच्छा वकील हमें मिल सकेगा। आयुष को भी निक्की का सुझाव ठीक लगा, पर जानवी की जिंदगी में हुए हादसे के कारण जानवी का आत्मविश्वास कहीं खो चुका था। जानवी ने बोला, मुझे अपने जले हुए चेहरे के साथ किसी के सामने भी जाने में डर लगता है, मैं ये सब कैसे करूँगी। निक्की और आयुष ने जानवी को बहुत समझाया, पर वो नहीं मानी। थोड़ी देर बाद निक्की कुछ सोचते हुए बोली, आयुष तुम यहाँ आए हो तो चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। निक्की की इस बात पर जानवी के साथ आयुष को भी बहुत आश्चर्य हुआ। इतनी गंभीर समस्या के समय निक्की को रेस्टोरेंट जाना है। निक्की ने बिना समय लगाए जल्दी से सबको चलने को कहा। निक्की ने बोला, आज स्पेशल वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे। निक्की के कहने पर तीनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। जानवी ने नीचे कर दुपट्टे से मुंह ढक कर बैठी थी। तभी एक लड़की वहां ऑर्डर लेने आई। निक्की ने जानवी से कहा ऑर्डर देने के लिए। जानवी का मन तो नहीं था, पर निक्की के कहने से जानवी ने ऑर्डर देकर जैसे ही मेनू वापस दिया तो जानवी की नज़र उस लड़की पर पड़ी। वो लड़की का आधा चेहरा जला हुआ था, एक आंख भी खराब हो गई थी। वो मुस्कुराकर वहां से चली गई। जानवी ने चारों ओर नजर घुमाई। वो काम करने वाली सभी लड़कियां थीं। सबके चेहरे जले हुए थे। किसी के हाथ तो किसी का पूरा चेहरा, किसी के कान नहीं थे तो किसी के नाक नहीं। उन सभी से सब लोग समान रूप से मिल रहे थे, बात कर रहे थे। उन लड़कियों ने मुंह भी ढका था। वो खुश थी, मुस्कुरा रही थी, मजाक कर रही थी, साथ में सेल्फी ले रही थी। आयुष निक्की का रेस्टोरेंट लाने का उद्देश्य समझ चुका था। जानवी की आंखों में आंसू आ गए। निक्की ने बोला, इंसान कभी नहीं हारता जब तक उसका मन ना कहे। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती? तुम क्यों छुपाओ अपना चेहरा? चेहरा तो बुरा काम करने वालों को छुपाना चाहिए। जानवी ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया और हिम्मत से बोले, मैं ये केस जरूर लड़ूंगी। आयुष ने बोला, हम तीनों मिलकर जीतेंगे। जानवी ने सतीश चंद के यहाँ उनके सेक्रेटरी से सभी दस्तावेज लिए और पूरी तैयारी के साथ कोर्ट से केस लड़ने की इजाज़त मांगी। जानवी का खोया हुआ आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस आ रहा था। इंदर के आदमियों ने उसे बहुत डराया, बहुत धमकाया, पर जानवी नहीं डरी। केस चलता रहा। अगली तारीख पर फिर अगली तारीख। करीब 1 साल 2 महीने बाद अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जानवी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इंदर हंसते हुए बोला, मैं ज़्यादा समय नहीं
रहने वाला जेल में। जैसे ही मौका मिला सबसे पहले तुम तीनों को सबक सिखाऊंगा। निक्की उसे जेल ले जाने के लिए उसके साथ ही जीप में बैठी थी। इंदर धमकी पर धमकी दे रहा था, निक्की बस मुस्कुरा रही थी। इंदर बोल रहा था, हंस ले जितना हंसना है, तेरी ये हंसी और शकल जानवी से भी बुरा कर दूंगा। जीप जैसे ही पुल पर आई, निक्की ने इंदर की तरफ देखकर बोला, तेरा बायोडाटा पढ़ा है, सुना है, तुझे तैरना नहीं आता है। निक्की की मुस्कान और उसके ऐसे सवाल से इंदर के मन में कुछ अनहोनी की आशंका हुई। निक्की ने जीप चला रही कांस्टेबल स्वाति से इशारा किया। इंदर उठकर निक्की पर अपने बंधे हाथ से हमला किया। इतने में स्वाति ने जीप इस तरह घुमाई कि वो पुल के नीचे बह रही नदी में जा गिरी। स्वाति और बाकी के कांस्टेबल वहां से तैर के निकल गए। थोड़ी देर बाद निक्की भी पानी से बाहर आ गई। निक्की और उसके साथियों ने बताया, इंदर के जीप में हमला करने से जीप बेकाबू हो गई और नदी में जा गिरी। थोड़ी देर बाद इंदर की लाश पानी से निकली। इस बात का पता जब आयुष को चला तो वो समझ गया ये सब निक्की की योजना है। जहां एक और इस काम के लिए निक्की पर कई सवाल उठे, पर निक्की के साथ ही कांस्टेबल और पुलिस के सहयोग से सब सवालों के संतोषजनक उत्तर दे दिए। वहीं दूसरी ओर सभी लड़कियां और वो सब जो ऐसे लोगों का शिकार बन चुकी थी, एक राहत की सांस ली। उन सब ने निक्की की बहुत तारीफ की। आयुष, निक्की और जानवी तीनों के सहयोग से लड़कियों के लिए खतरा बन चुका मुजरिम को उचित सजा मिली। और एक बड़े केस की जीत के बाद जानवी के पास और भी केस के प्रस्ताव आने लगे। जानवी के लिए सफलता और अतीत के अंधेरे से निकलने के लिए रास्ता मिल गया था। इस बात से आयुष और निक्की दोनों खुश थे। जानवी के पास अब एक अलग ऑफिस और घर था। लेकिन बात वापस वही शादी पर आ गई। आयुष और निक्की के परिवार वालों ने आके दोनों को सरप्राइज दिया। आयुष और निक्की दोनों उस समय दिल्ली में ही थे। वो जानवी को हर प्रकार से सहयोग दे रहे थे। उनके परिवार वाले जब सब एक साथ बैठे शादी की बात छेड़ते हुए शादी के लिए बोले, अब दोनों के पास मना करने के लिए कोई कारण नहीं था। आयुष ने उसी साल शादी के लिए हाँ कर दिया, पर इस निर्णय को लेते हुए उसके चेहरे पर उदासी और वादे को पूरी करने की मजबूरी साफ दिख रही थी। इस उदासी को निक्की साफ देख पा रही थी। थोड़ी ही देर में वहां जानवी आई। सभी लोगों को देख वो सकपका गई। फिर निक्की ने सभी लोगों से मिलवाया, खास तौर पर आयुष के माँ और पापा से। निक्की ने उन्हें जानवी की कामयाबी के बारे में बताया। निक्की अपने एक एक शब्दों में वो जानवी की बहुत से गुणों को बता रही थी। जानवी भी सामान्य रूप से सभी से मिल रही थी, बातें कर रही थी। सभी को जानवी का स्वभाव और जानवी बहुत अच्छी लगी। परिवार वालों ने उसी साल लगभग 2 महीने बाद शादी के लिए समय का निर्णय किया। जानवी ने अपना मन और दिल दृढ़ कर लिया। उनके इस निर्णय से सबके साथ वो भी अपनी खुशी दिखा रही है, पर उस खुशी के पीछे की उदासी बस निक्की और आयुष को ही पता था। निक्की और आयुष की माँ ने जानवी के सर पर हाथ फेरा कर बोला, बेटा तुम्हें शादी में सबसे पहले आना है और यहाँ निक्की की शादी की खरीदारी में भी मदद करनी होगी। जानवी ने अपना गम छुपाते हुए बोला, हाँ आंटी जी, क्यों नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। निक्की की माँ ने बोला, नहीं बेटी, तुम भी हमें माँ ही बुलाओ, तुम भी अब हमारे लिए निक्की जैसी ही हो। जानवी को एक अरसे के बाद परिवार का प्यार मिला था। जानवी समझ गई थी कि निक्की ने अचानक उसे क्यों बुलाया था। निक्की की प्यार अपनापन से जानवी के मन में अपने प्यार के त्याग के लिए साहस बढ़ गया। जानवी वहां से थोड़ी देर बाद अपने घर पर चली गई। अगले दिन आयुष और निक्की के परिवार वाले भी वहां से विदा लेते हुए शादी की तैयारी के उद्देश्य से देहरादून आ गए। अब निक्की जानवी के साथ अक्सर खरीदारी करती, पर इन सब में आयुष और जानवी के मन में एक विरह की वेदना हमेशा रहती थी। शादी का कार्ड छपने थे। घर वालों ने पसंद के लिए आयुष और निक्की को बहुत से कार्ड के फोटो भेजे। निक्की ने आयुष से पसंद पूछी, पर आयुष ने बिना कोई दिलचस्पी दिखाए बोल दिया, जो तुम्हें अच्छा लगे जानवी। जानवी का नाम सुन निक्की ने आयुष से बोला, मैं निक्की हूँ आयुष। आयुष थोड़ा सकपका गया और सॉरी बोलते हुए बोला, हाँ वो मुंह से निकल गया। निक्की ने बोला, मुंह पर उन्हीं का नाम आता है जो दिल में हूँ। आयुष अपनी नजरें चुरा कर मोबाइल चलाते हुए बोला, क्या बोल रही हो निक्की। निक्की मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, खुद से झूठ बोल रहे हो आयुष। जो तुम कर रहे हो उसे हम तीनों खुश नहीं रहेंगे, तुम्हें पाकर भी नहीं पा सकती, क्योंकि तुम जानवी के दिल में और जानवी तुम्हारी। आयुष आश्चर्य से जानवी को देखते हुए बोला, पर अब ऐसा कुछ नहीं है निक्की,
जानवी भी इस बात को समझ चुकी है। तुमसे वादा कर तुम्हें बीच राह में नहीं छोड़ सकता। निक्की आयुष का हाथ पकड़कर बोली, कौन सा वादा? जिस वादा को तुम्हारा दिल ने कभी माना ही नहीं। तुम्हें बचपन से जानती हूँ, कुछ ना भी बोलो तो भी समझ जाती हूँ। आयुष अब अपनी उदासी को आंखों से बहने से रोक नहीं सका। तुम और जानवी जरूर मिलोगे, निक्की ने बोला। घर वालों को मैं समझा लूंगी। घर वालों को समझाना आसान नहीं था। आयुष और निक्की दोनों छुट्टी लेकर गए और सबके सामने सारी बात कही। आयुष के घर वालों को समझाना मुश्किल था। जानवी का बलात्कार हुआ था, उस पर तेजाब से हमला हो चुका था। आयुष की तरह उसके परिवार का दिल बड़ा नहीं था। समाज के तानों के बारे में सोचकर वो लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए। जानवी उन्हें पसंद भी, पर एक बहू के रूप में नहीं। निक्की ने उनके घर वालों को बहुत समझाया। आयुष के निर्णय की प्रशंसा करने की बजाय उसकी पसंद को ही गलत बोल रहे थे। निक्की ने आयुष की माँ से बोला, आप भी एक औरत हैं, एक औरत के नज़रिए से सोचिए। क्या जानवी हक नहीं सामान्य जीवन जीने का, शादी करने का, खुश रहने का? निक्की की इसी प्रकार की कई बातों से उन सब की सोच और निर्णय को बदलने पर मजबूर कर दिया। जानवी को निक्की ने फ़ोन कर अपने घर देहरादून बुलाया और शादी के बारे में बताते हुए बोली, इस जन्म में आयुष तुम्हारा, पर अगले जन्म में आयुष को हम नहीं देंगे। जानवी और आयुष आंखों में आंसू लिए मुस्कुराने लगे। दोनों की शादी रस्म रिवाज से हुई और इस शादी में एक अलग मिसाल कायम की। जानवी का कन्यादान निक्की की माँ और पिताजी ने की। उन्होंने जानवी को अपनी बेटी माना नहीं, बल्कि बेटी के लिए कर्तव्य भी पूरे किए। प्यार सच्चा होता है तो चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती, बस दिल रखता है। जानवी अपनी वकालत में इतनी कुशल थी कि जल्द ही सफलता और प्रसिद्धि मिलने लगी। जानवी बलात्कारी के खिलाफ और एसिड अटैक के खिलाफ लड़कियों के लिए बिना किसी शुल्क के केस लड़ती है। राघव, जिसे निक्की की कहानी सुना रही थी, ने पूछा, निक्की का क्या हुआ? निक्ता ने बोला, निक्की को दो ही लोगों से प्यार था, एक आयुष और दूसरा अपने देश से। उसने पूरा जीवन देश को समर्पित करने को सोचा और कभी शादी ना करने का फैसला लिया। प्यार तो एक तरफा मोहब्बत को कहते हैं, जो दोनों तरफ से हो जाए उसे किस्मत कहते हैं। आयुष को पाकर भी अगर आयुष के दिल में जानवी हो, वो उदास रहे, तो ऐसा प्यार को हासिल कर लेने से क्या लाभ, जिसमें अपने प्यार की खुशी ही ना हो। प्यार को पाने से ज़्यादा उसकी खुशी महत्व रखती है। आयुष और जानवी को साथ खुश देखना ही निक्की के लिए प्यार था, और ऐसा प्यार वो आयुष के साथ हमेशा करती रहती है। राघव की तरफ देख निक्ता ने बोला, समझे कुछ? अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, और यहाँ की डॉक्टर मेरी बचपन की सहेली है। अगर फिर से कुछ भी ऐसा आत्महत्या करने की कोशिश की तो अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा है तुमने। तभी वहाँ राघव को चेक करने डॉक्टर मधु आती है। डॉक्टर मधु निक्ता को देख बोलती है, क्या बात है मैडम, बिना काम के तो मिलती ही नहीं। निक्ता ने बोला, हाँ काम ही ऐसा है। निक्ता जाने लगी, तभी मधु ने आवाज़ दी, निक्ता, ओ निक्की। निक्ता नहीं सुन रही थी। तब मधु और पास जाकर बोली, मेरी बेटी का जन्मदिन है कल, तुम्हें आना होगा निक्ता। निक्ता ने आने को हाँ कहा। राघव ने जब डॉक्टर मधु के मुंह से निक्ता को निक्की के नाम से बुलाते सुना तो वो समझ गया ये कहानी किसकी है। राघव इससे पहले कि कुछ कह पाता, निक्ता वहां से जा चुकी थी। वो राघव के आंखों से ओझल हो गई थी। राघव के मन में निक्ता की कहानी ने बहुत गहरा असर किया था। वो बार बार निक्की आयुष के ही बारे में सोच रहा था। उस पर निगरानी के लिए एक हवलदार तैनात था, क्योंकि उस पर जानलेवा हमले की शिकायत की गई थी। अगले दिन जब निक्ता पुलिस स्टेशन पहुंची तो हवलदार एकदम से आया और डरते हुए स्वर में बताया कि राघव अस्पताल से भाग गया है। ये सुन निक्ता को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें राघव से ऐसा करने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने वहां तैनात हवलदार की जोरदार डांट लगाई। निक्ता ने सबको बोला, जल्दी खोजो उसे, उसके घर, राजन के यहाँ, हर जगह, कुछ भी हो जाए वो अभी ही चाहिए यहाँ। निक्ता सर पर हाथ रख चिंता से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में एक जानी पहचानी आवाज़ निक्ता के कानों में पड़ी, निक्ता मैम। निक्ता ने जैसे ही सर उठाकर देखा तो राघव सामने खड़ा था। निक्ता उसे देख आश्चर्य से बोली, कहाँ भाग गए थे अस्पताल से, और अब यहाँ वापस भी आ गए? राजन को कुछ किया तो नहीं ना? राघव ने मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस अपने से हुए एक गलती की माफ़ी मांगने गया था। निक्ता ने बोला,
तो तुम राजन के पास गए थे? राघव ने बताया, जी, मैं उसके पास ही गया। वो मुझे देखकर डर गया। मैं उसके पास गया और बोला, मैं बस तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरी इस गलती की तुम्हें जो सज़ा देनी है दे दो, पर मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत गलत किया। सिया और तुम दोनों के प्यार को मैं समझने के बजाय अपनी एक जिद को प्यार समझ बैठा। ये नहीं सोचा कि सिया की खुशी किस में है, वो क्या चाहती है। मुझे माफ़ कर देना। मैं कभी भी तुम्हारे और सिया के बीच नहीं आऊँगा। सिया तुम्हारे प्यार से खुश है, बस वो खुश रहे, किसी के भी साथ हो। इतना बोल मैं अपने आप को आपके हवाले करने आया हूँ। निकिता ने कहा, तुमसे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। तभी राजन सिया के साथ राजन के पिता वहां आए। उन्होंने राघव के खिलाफ केस राजन के कहने से वापस ले लिया। जब राजन ने सिया को राघव के माफ़ी मांगने वाली बात बताई तो सिया ने राजन से राघव को माफ़ करने को कहा। वो हमारा दोस्त है, उसे अपनी गलती का एहसास है। निकिता ने सभी बातों और सबके स्टेटमेंट लेकर साइन करा लिया और राघव को चेतावनी देकर छोड़ दिया। राघव से कहा, नए सिरे से जीवन शुरू करो। राघव जब वहां से निकला उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे बहुत आत्मविश्वास और जिंदगी के प्रति लगाव महसूस हुआ था। अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हुआ। उनसे भी अपने किए की माफ़ी मांगी। कॉलेज में 12 के पेपर का समय आने वाला था। राघव के पास इन सब घटनाओं के बाद बहुत कम समय था। वो मेहनत करके अपनी छवि को फिर से सफल बनाना था। वो कॉलेज जाता पर अब किसी से बात नहीं करता, बस क्लास और पुस्तकालय। यदि कहीं सिया और राजन दिख भी जाते तो राघव वहां से चला जाता। वो उन लोगों के पास भी नहीं जाता, ना बात करता। वो अपनी खुद से हुई दोस्ती से खुश था। पर सिया को यह सब बहुत अखरता था। राघव का नज़रअंदाज करना उसे अच्छा नहीं लगता था। वो बचपन का दोस्त था। सिया जब भी बात करना चाहती पर राघव बस उसके पूछे बातों का जवाब देता और अतिरिक्त कुछ नहीं बोलता था। परीक्षा खत्म हुई, सबकी छुट्टियां शुरू हुई, पर राघव कहीं नहीं गया। छुट्टियों में बस परिवार के साथ समय बिताता। परीक्षा का परिणाम आया। राघव ने फिर से टॉप किया था। उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया। राघव ने आगे की पढ़ाई कहीं उस शहर से दूर करनी चाहिए। राघव डॉक्टर बनना चाहता था। राघव ने देहरादून के एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश परीक्षा दी, जहां बहुत अच्छे नंबर से पास भी हो गया और मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया। अब राघव को देहरादून जाना था। देहरादून जाने से पहले राघव निकिता से मिलकर धन्यवाद करना चाहता था, क्योंकि निकिता ने ही उसे सही रास्ता दिखाया था। राघव जाने से पहले निकिता से मिलने उनके घर गया। राघव ने जैसे ही डोरबेल बजाई, किसी महिला ने दरवाजा खोला। राघव ने अपना परिचय देते हुए निकिता से मिलने की बात बताई। उन महिला ने आवाज़ लगाई, निकिता मैडम, आपसे कोई मिलने आया। राघव को उन्होंने सम्मान सहित बैठाया। थोड़ी ही देर में निकिता आ गई। उन्होंने राघव को देखा, कहा, तुम यहाँ, सब ठीक है? राघव ने कहा, हाँ सब ठीक है, और ये ठीक आपकी वजह से है। राघव ने बड़ी सी तस्वीर जो चमकदार कागज से ढकी हुई थी निकिता की तरफ बढ़ाते हुए धन्यवाद कहा और अपने रिजल्ट के बारे में बताया। निकिता बहुत खुश हुई। तब राघव ने कहा, आपके कारण ही यह सब हो पाया है। मैं निकिता और निक्की दोनों का धन्यवाद करने आया हूँ। तभी लगभग 3 साल की एक प्यारी सी लड़की मम्मी बोलती हुई आई और राघव को देख निकिता से लिपट गई। राघव को बहुत आश्चर्य हुआ। राघव ने कहा, तो क्या निक्की ने फिर शादी कर ली? निकिता ने कहा, नहीं, पर उसने एक लड़की को गोद लिया है। अगर आप सक्षम है तो अनाथ आश्रम के किसी एक बच्चे को गोद जरूर ले और उन्हें शिक्षित करें। राघव निकिता से बहुत प्रभावित हुआ। राघव उनका धन्यवाद कर एक अच्छे भविष्य का सपना लिए वहां से चला गया और कभी पीछे ना देखने का संकल्प लिए वो शहर छोड़कर चला गया। देहरादून पहुंचकर उसने बहुत मेहनत की। अपनी मेहनत और लगन से वो एक बहुत बड़ा एक्टर बन गया। सिया और राजन के विषय में उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की। राघव के परिवार वालों ने बताया कि उन दोनों ने शादी कर अपना जीवन साथ बिता रहे हैं। राघव ने अपने भाई और परिवार को एक सम्मानजनक और सुखमय समय का एहसास कराया। राघव यदि अपनी जिद पर कायम रहता, राजन पर हमला करना और इसे सिया के लिए प्यार समझना, तो शायद आज वो इतना सफल नहीं होता, कहीं किसी जेल में बदनामी के समय काट रहा होता। समय के साथ राघव की माँ राघव की शादी के लिए अलग अलग रिश्ते राघव को दिखाती रहती, पर राघव उन सभी को बिना लड़की देखे ही मना कर देता। राघव जितना गंभीर था, उसका भाई उतना ही शरारती। वो राघव से बोलता, भैया कम से कम मेरे बारे में तो सोचो, जब तक आप शादी नहीं करोगे मेरा नंबर तो आएगा ही नहीं। राघव ने अपने छोटे भाई सौरभ के कान पकड़ते हुए कहा, जनाब, पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तभी होगी आपकी शादी।
क्या भैया आप भी? मैं जब भी आपके साथ होता हूँ लड़कियां मुझे नहीं आपको देखती हैं, और आप हो कि पलट के देखते तक नहीं। ना जाने क्यों लड़कियों का दिल तोड़ देते हो। माँ के बार बार कहने पर वो एक पार्टी के दौरान रिश्ते के लिए एक लड़की उर्वशी से मिलने को तैयार हो गए। पार्टी एक बड़े से होटल में थी। अक्सर राघव को पार्टी बहुत उबाऊ लगा करती थी। वो पार्टी में पहुंचकर सबसे मिलने लगा, पर अभी वो लोग नहीं आए थे जिनसे राघव की माँ राघव को मिलाना चाहती थी। राघव हाथ में कोल्ड ड्रिंक की गिलास लिए एक पार्टी में एक तरफ चला गया। वहां लगभग पूरी एक दीवार ही कांच की बनी थी, जहां से बाहर का सुंदर गार्डन साफ दिखाई दे रहा था। राघव ने देखा वहां एक छोटी बच्ची फूलों से तितली पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही वो तितली को हाथ लगाती वो वहां से उड़ जाती। राघव को पार्टी से ज्यादा वो दृश्य में दिलचस्पी थी। तितली ना पकड़ पाने से वो बच्ची रोने लगी। तभी एक सादे रंग से एक लड़की आके उसे अपनी गोद में उठाकर चुप कराने लगी। उस लड़की को देख राघव चौंक सा गया, क्योंकि वो और कोई नहीं सिया ही थी। तभी राघव को पीछे से किसी ने आवाज दी, एक्सक्यूज मी। राघव जैसे ही मुड़कर देखा, वहां सुंदर नीले रंग का गाउन पहने खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। गले में डायमंड की चेन उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी। वो अपने नाम की तरह ही किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत थी। उस लड़की ने हाथ बढ़ाते हुए बोला, मैं उर्वशी। राघव ने हाय बोला। जैसे ही पीछे मुड़कर उस बच्ची और उस लड़की को देखना चाहा, पर तब तक वो दोनों ओझल हो गए। राघव उर्वशी से बात करने लगा, पर उसके मन में यही चल रहा था, क्या वो लड़की सिया थी। सब बातें करने के बाद घर के लिए चल दिए। कार में बैठ सौरभ के आने का इंतजार करने लगे। सौरभ थोड़ी देर में आया तो राघव ने पूछा, कहाँ था? हम सब कब से इंतजार कर रहे थे। वो माँ और पिताजी को देख बोला, एक दोस्त मिल गया था, उसी से बात कर रहा था। फिर धीरे से राघव के कान के पास आकर बोला, भैया आज मुझे मेरा प्यार मिल गया। राघव सौरभ की तरफ मुड़ते हुए बोला, तुझे तो रोज तेरा प्यार मिल जाता है। सौरभ अपने गर्दन पर हाथ की अंगूठा और तर्जनी उंगली को मिलाकर रखते हुए कसम से, इस बार सच्चा वाला प्यार हुआ है। राघव ने बोला, अच्छा तुझे हर बार हर लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है? सौरभ उदास होते हुए बोला, क्या भैया मेरा प्यार आपको मजाक लगता है? राघव मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मेरे मजनू, तेरा प्यार तो सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। राघव की माँ ने और पिताजी उर्वशी के विषय में पूछा। राघव ने बोला, ठीक है। माँ ने फिर पूछा, तो बात आगे बढ़ाई जाए। तभी सौरभ बोला, हाँ माँ, भैया से क्या पूछती हूँ? राघव कुछ नहीं बोला। अगले दिन राघव अस्पताल पहुंचा तो अपने कंपाउंडर से मरीजों को अंदर भेजने को बोला। करीब 20 मरीजों के बाद एक लड़की, एक बड़ी उम्र की महिला और बच्ची के साथ अंदर आई। राघव उन्हें देखते ही पहचान गया, वो सिया थी। राघव सिया को देख बोला, सिया तुम? सिया उस महिला को सहारा देकर अंदर ला रही थी। राघव के मुंह से अपना नाम सुन उसका ध्यान उस ओर गया। उसने राघव को कुछ देर ध्यान से देखा और बोली, राघव। राघव मुस्कुराकर बोला, हाँ पहचान लिया? सिया बोली, हाँ। अच्छा लगा तुम्हें ऐसे एक बड़े डॉक्टर के रूप में देख के। राघव ने उन्हें बैठने को कहा और रिपोर्ट देखा। वो रिपोर्ट सिया की सास जो उनके साथ आई थी उनकी थी। राघव ने कुछ टेस्ट लिखते हुए कंपाउंडर से वो टेस्ट के लिए ब्लड लेने को कहा। वो सिया की सास को वहां से टेस्ट के लिए ले गए। राघव ने सिया से पूछा, और तुम्हारा पति? सिया उदास होकर बोली, 2 साल पहले राजन अपने पापा के साथ कार से मेरठ से दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें राजन और पापा जी दोनों नहीं रहे। मम्मी जी को तभी हार्ट अटैक आ गया। बहुत मुश्किल से सब संभाल कर मम्मी जी के दिल की बीमारी बढ़ती ही रही। वहाँ के डॉक्टर ने यहाँ दिखाने को कहा है, इसलिए यहाँ आई हूँ। राघव ने पूछा, कहाँ रुकी हुई हो? तो सिया ने एक होटल का नाम लिया, बताते हुए बोला, यहीं रुकी हूँ। ये होटल वही वाला था जहाँ राघव पार्टी में गया था। राघव ने बोला, उनकी बीमारी गंभीर हो गई है, उन्हें यहाँ भर्ती करा देना। राघव ने जैसे कहा सिया ने वैसा ही किया। जब राघव एक रोज अस्पताल में घूमते हुए मरीजों को देख रहा था, तब वो सिया की सास से मिला। उन्होंने बातों में बोला, मुझे सिया की बहुत चिंता रहती है। मेरी बीमारी में बहुत रुपए लग गए हैं। मेरे बाद उसका कौन सहारा होगा? वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। कितनी बार दूसरी शादी को बोला तो बोलती है, मैं अपनी बेटी के साथ ही खुश हूँ। कोई भी मेरी बेटी को उसके वास्तविक पिता समान प्यार नहीं दे सकेगा। तभी सिया वहां अपनी बेटी के साथ आई। सास से चल रही बात वहीं रुक। राघव ने सिया की बेटी के साथ बात करने लगा। उसने उससे नाम पूछा। उसने अपना नाम माही बताया। राघव जब घर गया, उसके दिमाग में सिया के सास की बातें ही घूम रही थी। राघव को पता था उनके पास ज्यादा समय नहीं है।
अपनी बीमारी के साथ वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकेंगी। राघव को ना चाहते हुए भी सिया की चिंता होने लगी। अगले दिन राघव सिया से मिला और कुछ ज़रूरी बात करनी है बोलकर अपने केबिन में आने को कहा। राघव ने सिया के सामने अपने दिल की बात बताते हुए उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव किया। सिया ये सुनकर चौंक गई। वो बोली, मुझे दया नहीं चाहिए, मैं अपनी बेटी और राजन के यादों के साथ खुश हूँ। राघव ने कहा, ये दया नहीं, मेरा प्यार है। मैं पूरा निर्णय तुम पर छोड़ता हूँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर मैं वादा करता हूँ माही का अच्छा पिता बनूंगा, उसे पिता की सारी खुशियाँ दूंगा। मैंने तुम्हारी सास से भी इस विषय में बात की, जो भी फैसला हो बता देना। सिया की सास ने सिया से ये शादी को करने और घर बसा के खुश रहने को कहा। बहुत सोचने के बाद सिया शादी के लिए मान गई। राघव की माँ ने राघव को समझाते हुए बोला, वो एक विधवा है और एक बच्चे की माँ भी। राघव ने बोला, तो क्या हुआ माँ, जीवन खत्म तो नहीं हो जाता, उसे भी हक है खुश रहने का। राघव ने अपनी बातों से सबको बहुत मुश्किल से मना लिया। उर्वशी से मिल सभी हालात समझाकर उसे माफी मांगते हुए एक दोस्त का हाथ बढ़ाया। उर्वशी के मन में राघव के लिए बहुत सम्मान उत्पन्न हो गया। सबके सहमत होने के बाद राघव ने सिया से शादी कर उसे और उसकी बेटी को अपना लिया। सौरभ बोला, तो भैया इसलिए सब रिश्तों को मना करते थे। कुछ ही महीनों बाद सिया की सास अंतिम सांस लेते हुए दूसरे लोक में चली गई। इस कहानी में सबसे अच्छा किरदार आपको किसका लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।